Hello friends, very welcome my new YouTube channel Physics Divana, and today we are discussing about to the class 9 chapter gravitation. That chapter is very important for all prospective, all competitive examination like IIT, JEE, NEET और COT also. दोस्तों आज की ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 9 का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने केमिस्ट्री भी इससे पहले करा सकता था, जो कि पहला चैप्टर इस मैटर आवर सराउंड अस पे हो, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं कराया कि अगर फिजिक्स का ये वाला चैप्टर कराऊंगा तो बेसिकली ये वाला मुझे चैप्टर इजी लगता है। तो इजी लगने से क्या होता है, अगर आपको पढ़ाऊंगा तो हो सकता है ये इजी लगे से आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जैसे जैसे ये वाला क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, आप लोग जब केमिस्ट्री में जाओगे तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और इजिली वो भी कवर कर लोगे। इसके बाद मैं वैसे मोशन कराने वाला हूँ, जो कि क्लास 9 का 8 चैप्टर है। बेसिकली मोशन कराऊंगा तो और भी ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा सा IIT लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। IIT क्या हम कह सकते हैं, जो क्लास 11 में हमें साइंस में मिलता है उसको के लेवल के कॉन्सेप्ट। जैसे बेसिकली हमारे NCERT में तो ये नहीं दिया हुआ कि मैकेनिक्स वाला, कि मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है ना मोशन। और मोशन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक स्टैटिक्स होता है, काइनेमेटिक्स होता है, डायनेमिक्स होता है। इन सब की बात करेंगे, सेपरेट वो वीडियो बनेगा। और ये वाला वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन पे बेस है कि इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन में जो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, जैसे आइजैक न्यूटन है, एल्बर्ट आइंस्टीन है, उनका क्या थॉट था ग्रेविटी के ऊपर और ग्रेविटेशन के ऊपर, है ना। जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशन है उसका क्या थॉट था, किसके पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन। दोनों के थॉट्स के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखेंगे, और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि अब आप कहोगे कि इसमें जो मोशन का फॉर्मूला यूज होता है, जो चैप्टर 8 मोशन में है ना, इसमें थोड़ा बहुत उसके फॉर्मूला मतलब न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है, जब तक हम लोग पूरा फाउंडेशन क्लियर नहीं करेंगे न्यूमेरिकल कोई सा भी सॉल्व नहीं होने वाला। इसीलिए ये जरूरी है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द फाउंडेशन। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे, हमारा फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, और न्यूमेरिकल जब करने बैठेंगे तो वहाँ 100% ये एक्यूरेसी बनती है कि हम सही नहीं कर पाएंगे। मतलब 99.99% ये एक्यूरेसी बनती है जब तक हमें थ्योरी अच्छे से मालूम नहीं होगी, थ्योरी और न्यूमेरिकल और फॉर्मूला में न्यूमेरिकल के टर्म्स मालूम नहीं होंगे, और कैसे अप्लाई करना है उस चीज़ को, यूनिट नहीं मालूम होंगे। वो पूरा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली हम आज ग्रेविटेशन के एकदम फंडामेंटल और बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं ग्रेविटेशन की। जो ग्रेविटेशन होता है बेसिकली जब आप लोग क्लास 9 में हो, जितने भी बच्चे जो क्लास 9 की वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कर दें वीडियो को अपने फ्रेंड्स में। तो जो क्लास 9 के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि ग्रेविटेशन इतना मतलब डिफिकल्ट सा चैप्टर पहली बार ही आ गया। मतलब ग्रेविटेशन आपने वो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पहले पढ़ रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स, ये सब आपने पहले पढ़ रखा होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट्स क्या होते हैं, ये तो सब आपने पहले पढ़ ही रखा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास 6 की बात कर लूँ मैं, क्लास 6 में एक चैप्टर है फन विद मैग्नेट, जिसमें मैग्नेट के साथ फन मतलब ये मत समझ लेना कि खेलने की बात कर रहे हैं, मैग्नेट के साथ खेले कैसे नहीं। उसमें मैग्नेट में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप्स के मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था। कोई डबल मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, किसी ने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, किसी ने हॉर्स शू मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर कोई ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट के बारे में, ऐसे अलग अलग टाइप के मैग्नेट के बारे में पढ़ा था। और उसमें हमने देखा था कि 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मतलब मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब मैग्नेट में कभी भी सिंगल पोल नहीं होता, है ना। वी कैन नेवर से इन मैग्नेट मोनोपोल एग्जिस्ट। किसी भी मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं, ठीक है। मतलब समझ लो ये मेरे पास कोई बार मैग्नेट है और इसमें ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। अगर मैं इसे बीच में से ब्रेक कर दूं तो क्या ये नॉर्थ पोल अलग होकर ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल अलग होकर ये साउथ पोल बन जाएगा? तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैंने इसे बीच में से ब्रेक कर दिया और ये जो छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा है, इधर भी हम देखेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखेगा, फिर हम इसमें भी देखेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वाला देख लिया, मतलब मैग्नेट में कभी भी सिंगल पोल नहीं हो सकता, मैग्नेट में हमेशा जो होता है वो डबल पोल होता है, ठीक। जैसे ये तो क्लास 6 के टॉपिक की बात थी, और हमने देखा था कि जब ये सीलिंग है हमारी और जब ये थ्रेड है, क्लास 6 का एक्सपेरिमेंट है ये, और जब हमने इसमें ये बार मैग्नेट को हमने इसमें क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंडेड मतलब सस्पेंडेड का मतलब लटका दिया, सस्पेंडेड का मतलब ये मत करने का सस्पेंड कर दिया, मतलब सस्पेंड मतलब कुछ देर के लिए नौकरी से छुट्टी दे दी। इसका मतलब ये नहीं है वो तो सस्पेंड, वो सस्पेंशन अलग सस्पेंशन होता है। ये वाला सस्पेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब सीलिंग से, रूफ से हम लटका रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने इस बार मैग्नेट को लटका दिया तो ये कौन से डायरेक्शन में, विच डायरेक्शन
दे रजिस्ट, मतलब कौन सा डायरेक्शन में ये शो होगा करेगा, मतलब कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा। हम जानते हैं ना कि हमारे पास डायरेक्शन नॉर्थ NE NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो कौन से डायरेक्शन में शो करेगा, है ना। सबसे पहले ये बात हो गई। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, नॉर्थ में करेगा, ईस्ट में करेगा, वेस्ट में करेगा या साउथ में करेगा। तो ये तो आप लोग बताओ, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है। वीडियो देख लो, पॉज करो और इसका आंसर दे दो। नहीं आंसर मालूम है तो कोई नहीं, मैं बता दूंगा। अभी नहीं बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं कमेंट देखना चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है, कि कौन सा डायरेक्शन में ये रजिस्ट करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे आइजैक न्यूटन। जैसे हमारे न्यूटन है। सबसे पहले जो न्यूटन है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट है न्यूटन। आप भी समझे होंगे, उनके बहुत सारे, मतलब अगर न्यूटन के अगर हम कहें कि उनकी जो सोच और उनकी धारणाएं थी न्यूटन की, बहुत ज्यादा थी। मतलब उनके जो कॉन्सेप्ट थे, लॉजिक थी, बहुत सारी अनबिलीवेबल थी। मतलब एक बंदा, इस तीनों ने, न्यूटन ने, अब जो क्लास 11 में फिजिक्स लोगे तो आप पढ़ोगे कैलकुलस में इन्होंने पूरी एक ब्रांच ही बना दी थी, जो मैथमेटिक्स में भी यूज होता है, मैथ्स में भी यूज होता है और जो फिजिक्स में भी यूज होता है। बेसिकली कैलकुलस हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, वो लोग आप बाद में पढ़ोगे, उसमें रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। देखो जो न्यूटन जी थे हमारे, उनका क्या कहना था कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 और M2 के, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2, मतलब जो फोर्स है कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मतलब समझ रहे हो ना, इनवर्सली ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम हो तो ये ज्यादा होगा, फिर ये कम होगा, ऐसे हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। और फिर अगर हम इसको लिख लें तो M1 M2/r², और फिर आता है F = K M1 M2/r², ठीक है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी बढ़िया से बताता हूँ। जो F है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों को मिला के प्रोपोर्शनैलिटी साइन कह देते हैं। जब भी हम हटाते हैं तो इधर कांस्टेंट के रूप में किया जाता है कि क्या है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 होती है। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, है ना। अब आप कहोगे कि इसका जो हम यूनिट है, हाउ टू फाइंड यूनिट। देखो यूनिट का मतलब क्या होता है, इसमें यूनिट में हमने पढ़ रखा है, मीटर पढ़ते हैं, सेंटीमीटर पढ़ते हैं। किसी भी चीज को मेजर किस चीज में किया जाता है, जैसे आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे फोर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, फोर्स वगैरह, तो नहीं सॉरी क्लास 8 में आपने फोर्स पढ़ा होगा। तो फोर्स पढ़ा हुआ तो उसमें जानते हो कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना, न्यूटन होती है। तो हम इस चीज को फाइंड करने के लिए थोड़ा और डीपली चल देते हैं। ये तो कुछ नहीं था, अभी तो मैं ये नोट्स अभी करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो अभी मत करना, क्योंकि अभी बेसिक बातें बता रहा हूँ। F = हमने क्या फॉर्मूला लगा, K M1 M2/r²। कांस्टेंट का साइन K इधर ही रखो, F = F.r², फिर M1 M2, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर² हो गया, ठीक है। ये न्यूटन मीटर² हो गया और मीटर² हो गया, और ये kg इनवर्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये न्यूटन मीटर² kg इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। नोट्स करो इस चीज को कि जो मास है, देखो मास को हम ग्राम में मेजर कर सकते हैं और किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। तो मैंने किलोग्राम बेसिकली ले लिया है, ठीक है। तो मास को हमने किलोग्राम। अब कहोगे कि कैसे हुआ, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे फोर्स की यूनिट न्यूटन है और ये रेडियस है, रेडियस को मीटर सेंटीमीटर में हम मेजर कर, मीटर, ठीक है। ये जो r² है, r² को हम ये r.r भी लिख सकते हैं, इसका मतलब मैंने m.m भी लिख दिया, ठीक है। और M1 M2 जो है, अगर मैं इसे किलोग्राम लिखूं तो ये ऐसे आ गया। तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर² और नीचे किलोग्राम का स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर है। अब क्या होता है, जब भी अगर न्यूटन मीटर², अगर किलोग्राम स्क्वायर अगर ऊपर भेज दूं तो किलोग्राम ऐसे हो जाएगा, है ना, इनवर्स में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो ये हुआ हमारा बेसिकली, इसकी यूनिट भी आ गई, ठीक है। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या सोचा था उनकी बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, साथ में फिजिसिस्ट भी थे। वैसे ही न्यूटन था बहुत बड़ा फिजिसिस्ट और साथ में मैथमेटिशियन। जो हमारे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिन्होंने दिया, मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर रहे हैं, इनकी एल्बर्ट आइंस्टीन ये बहुत बड़े महान साइंटिस्ट हुए हैं। इनका कहना क्या है ग्रेविटेशन के बारे में, कि इन्होंने एक चीज कहा बेसिकली हमें, कि जो ग्रेविटेशन हो रहा है, आप लोग एक तरीके समझ रहे हो। अब समझो कि मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर को ऊपर फेंको, कैच कर रहा हूँ मैं, क्यों हो रहा है कैच? मेरे हाथ में ही क्यों आ रहा है, ये ऊपर ही क्यों नहीं चला जा रहा? क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटी काम कर रही है। अब भाई कितने लोग, मैं भी न्यूटन की कहानी बताता हूँ, कितने लोग कहते हैं ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटी की खोज कैसे हुई? ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, अब ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटी की खोज कैसे हुई? कितने लोग कहते हैं कि ग्रेविटी की खोज ऐसे हुई थी कि न्यूटन जी बैठे हुए थे साहब, वो बैठे हुए थे किसी पेड़ के नीचे, उनके सर पे एप्पल गिर गया तो उन्होंने देखा ऊपर पेड़ पे कि नहीं भाई, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे है, जो किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। फिर उनके दिमाग में सवाल आया कि मून क्यों नहीं अट्रैक्ट हो जाता अर्थ से, सन क्यों नहीं अट्रैक्ट हो जाता अर्थ से? अट्रैक्ट हो जाते तो कोलैप्स हो जाते ना, फिर हम लोग कैसे रहते? तो बात हुई, वो तो बात सही थी, लेकिन ये जो बात है ना, जो न्यूटन के सर पे एप्पल गिर गया, फिर उधर से ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण जिसे फोर्स बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं हिंदी में, जिसे ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, उधर से ये वाला कॉन्सेप्ट आया। लोग ऐसे कहते हैं कि न्यूटन के जब सर पे एप्पल गिरा, कोई कहता है कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, कोई कहता है कि न्यूटन अपने घर पे बैठे हुए थे, फिर उन्होंने देखा कि एप्पल तब गिरा था उधर बाहर से। तो ये दोनों बातें हैं ना, ये दोनों बातें का मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्यों नहीं है? क्योंकि रियलिटी में हुआ नहीं हुआ कौन जानता है ना तो कोई गया था देखने के लिए उस समय, ये कहानी बताई जा, वो क्या पता ये स्टोरी हो, कोई रियल बात ना हो, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि आज से ही, मतलब न्यूटन जब हुए तभी एप्पल गिरा था, ये तो रियलिटी नहीं है ना। एप्पल तो तब भी गिरा होगा कभी ना कभी। न्यूटन तो मान लो जैसे 16वीं शताब्दी के आसपास मान लो, लेकिन अगर मान लो मैं 14वीं शताब्दी की बात करूं, 13वीं शताब्दी की, 12वीं शताब्दी, मतलब ये जितनी शताब्दी की बात कर रहा हूँ ना, उसमें भी तो ऐसा होता क्या? रियलिटी में ही होता है, आधी तूफान चले होंगे, पत्ते गिर रहे होंगे, फिर कोई देख रहा होगा एप्पल गिर रहा होगा, कोई देख रहा होगा भाई संतरा गिर रहा है ना। ये तो बेसिकली तो नेचुरल फिनोमिना है, जिसे होना ही होना है, ठीक है। तो मतलब ये तो कोई लॉजिकली बात नहीं हुई जो उन्होंने कहा, मतलब हो सकता है क्या पता उन्होंने खाया ही ना हो, ऐसा किसी और ने बुक में ऐसे छाप दिया हो, है ना। इसके पीछे का तो वैसे ब्रीफली हमें पता नहीं है। लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा कि ग्रेविटी को एक, आप लोग कैसे मानो, समझो, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग मानो कि मेरे पास एक क्या है, चादर है। अब वो चादर है, अगर मैं उसको कोई भारी चीज दूँ, अगर मान लो कि चादर है, विजुअलाइज करो जो मैं कह रहा हूँ, इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। अगर मेरे पास जो चादर है, अगर मैं उसे चार कॉर्नर से अलग अलग लोगों को बुला लूँ, अलग अलग पर्सन को बुला लूँ और कहूँ कि चारों कोनों से उस चादर को पकड़ लो, और बीच में मैं एक हैवी, मतलब समझ लो 3 kg का या 4 kg का कोई बॉल डाल दूँ, 4 kg का बॉल डाल रहा हूँ, ठीक है। और एक फिर प्लास्टिक की बॉल लिया, फिर मैंने ये समझ लो वो बीच में सेंटर में है, क्या चीज़ है वो सेंटर में है, वो 4 kg की बॉल उस चादर जो चार कोने से पकड़ रखे चारों अलग अलग व्यक्तियों ने, सेंटर में क्या है 4 किलोग्राम की बॉल है, और प्लास्टिक की बॉल मैंने साइड से यूं धर के कर दिया। तो होगा क्या, वो धीरे धीरे जो प्लास्टिक की बॉल है यूं गोल गोल घूमती आ जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं हम एक कह सकते हैं जो ग्रेविटेशन फोर्स है एक कर्व है, मतलब कर्व बनाता है। मतलब हम ऐसे ही मान सकते हैं जो ग्रेविटी है एक बहुत भारी भरकम चीज जैसे मान सकते हैं। और जो लोग हैं, है ना, अगर ग्रेविटी 0 हो जाए तो सब कुछ जानते हैं। जैसे अगर जब भी हम इंटरस्टेलर स्पेस में जाते हैं तो क्या होता है, लोग 0 ग्रेविटी की वजह से उधर हर चीज हवा में उड़ने लगती है, तो वैसे इधर भी होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली होता क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर ग्रेविटी इधर होती ही नहीं तो हम जाहिर सी बात है 0 ग्रेविटी की वजह से हर कोई उड़ने लगता है आसमान में, ठीक है। और ग्रेविटी की वजह से आप ये भी नहीं कह सकते कि ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर फोर्स है। अब कितने लोग ये भी कह रहे होंगे कि ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर फोर्स है, जिनने ये चैप्टर को नहीं पढ़ा या अभी शुरुआत में कोई वीडियो देख रहा है, क्या कह रहे थे, ग्रेविटी क्या है, एक स्ट्रॉन्गर फोर्स है, स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो आपकी बात 100%
गलत है। क्या है आपकी बात? ये 100% फॉल्स है। ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर फोर्स। क्या ग्रेविटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है? तो गलत है भाई, ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है ही नहीं। और क्यों नहीं स्ट्रॉन्गर फोर्स? इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का भाई रीजन यही है कि अगर ये स्ट्रॉन्गर फोर्स होती, अगर रियलिटी में ये स्ट्रॉन्गर फोर्स होती तो मैं मार्कर को ऊपर फेंका, ये ऊपर 1 इंच तक नहीं बढ़ता। हम लोग ऐसे पैर उठा के चलते हैं, हम लोग चल नहीं पाते, है ना। जो हम लोग चल नहीं पाते, फैन है, फैन जो सीलिंग के मतलब रूफ पे लग रहा है, जो फैन चल रहा है ऊपर, वो चल नहीं पाता, नीचे अट्रैक्ट हो जाता। हर चीज जो ये जो बिल्डिंग बड़े बड़े खड़े नहीं हो पाते, मतलब ऐसा कुछ होता है। विजुअलाइज करो, अगर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऐसी रहती, कोई जंप कर जाता है, या फिर आप देखोगे कोई इतना भी कोई होता है, जैसे आप स्पेस, जैसे साइंटिस्ट लोगों को देखोगे तो वो क्या करेंगे, रॉकेट बनाएंगे, रॉकेट से इंटरस्टेलर स्पेस में, स्पेस के बाद अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या क्रॉस कर जाएंगे, है ना, क्योंकि उनके स्पेसशिप में क्या लगा है, मैं बताता हूँ क्या लगा हुआ है। उनके स्पेसशिप में है वो एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी, अभी नहीं बताऊंगा एस्केप वेलोसिटी, वो तो आपके खैर लेवल की है नहीं, लेकिन जानने के लिए जान सकते हो कि उसे हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी होती है जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने में मदद करती है, जिसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जिसका वैल्यू होता है एस्केप वेलोसिटी का। इसका फॉर्मूला भी होता है एस्केप वेलोसिटी का √2gm/r, इसका फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का। ये क्या हेल्प करता है, मैंने जो आपको बताया, लेकिन इन सब का अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इन सब का कोई फायदा नहीं है बात करने का। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा बहुत JEE के लेवल को कॉन्सेप्ट पढ़ाने की थोड़ी सी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए आपको समझाने के लिए इजी बता रहा हूँ, ये सब चीज़ समझ लो, ठीक है। और आप इतना ही नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज द, अभी तक मैंने डेफिनेशन बताया नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हर एक चीज बताया मैंने, लेकिन अभी तक ग्रेविटेशनल होता क्या है। देखो जैसे मेरे पास क्या है, प्लेनेट की बात कर लेते हैं। प्लेनेट्स की, प्लेनेट्स के लिए बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, मतलब न्यूटन ने भी कुछ थ्योरी दे रखी है प्लेनेट्स के बारे में, न्यूटन साहब है, फिर अपने कैपलर भाई है, कैपलर, उन्होंने प्लेनेट के बारे में तीन लॉ दे रखे हैं। कैपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या दे रखा है, 3 लॉ दे रखा है। न्यूटन ने भी अपना क्या कर रखा है, 3 लॉ दे रखा है। न्यूटन का मोशन का 3 लॉ है, ठीक है ना, ये याद रखना है हमेशा। जो न्यूटन है उन्होंने मोशन के 3 लॉ दे रखे हैं, और उन मोशन के 3 लॉ के बारे में मैं बता देता हूँ। S = ut + ½ at² है, और वो v² - u² = 2as है, v = u + at है। और ये वाला जो है, ये फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट है, मोशन का फर्स्ट लॉ है, ये मोशन का सेकंड लॉ है, ये मोशन का सेकंड लॉ है, और ये मोशन का थर्ड लॉ है। ये तीनों मोशन के लॉज हैं। पहला लॉ है v = u + at, सेकंड लॉ है S = ut + ½ at², और थर्ड लॉ है v² - u² = 2as। इन तीनों लॉज का हमारे सिलेबस में खैर डेरिवेशन है नहीं, लेकिन इनको हम ग्राफ्स के हेल्प से समझना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ्स है हमारे सिलेबस में, लेकिन वो अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि वो बाद की बात है। इसके 8 लेक्चर आएंगे, उन 8 लेक्चर को आपको कंसिस्टेंसी से देखना पड़ेगा, तभी इन तीनों लोगों को अच्छे से समझ पाओगे, इनके ग्राफ्स को समझ पाओगे, इनके ग्राफ्स क्या है अभी, ठीक है ना। वो तो मोशन वाले चैप्टर की खैर बात है, मोशन वाले चैप्टर के कराऊंगा तब दूंगा, क्योंकि मोशन वाला चैप्टर 8 कम से कम मिनिमम भी 10 वीडियो लगेगी, 10 से 11 या 12 वीडियो ऐसे लगने वाली है मोशन की, ये खास, ठीक है। तो जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट के बारे में बताऊं। प्लैनेट कभी आपके दिमाग में घूम रखा है ये बात कि जो प्लैनेट है, मान लो ये हमारा सन है, ये क्या है, सन, और सन है, ये प्लैनेट्स है, ठीक। अब ये प्लैनेट्स के चक्कर कैसे लगाते, सन के चक्कर कैसे लगाते हैं, ठीक है। मान लिया हमने ये हमारा मतलब बड़ा प्लेनेट, जानते हो ना सन बहुत ज्यादा बड़ा, तो ये हमारा सन है और ये हमारे अदर प्लेनेट है, 8 प्लेनेट्स है। मान लो कि ये हमेशा गोल गोल क्यों घूमते हैं, एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ये लोग क्यों रोटेशन करते हैं, है ना। ड्यू टू, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसीलिए ये लोग रोटेशन करते हैं, इसीलिए ये लोग फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं चारों तरफ सन के। और जो सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अदर प्लैनेट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है, अदर प्लैनेट्स के मुकाबले सन का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा है। इसीलिए क्या होता है, ग्रेविटेशनल का एग्जांपल दे सकते हो, अगर आ जाएगा कि एग्जांपल दीजिए भाई ग्रेविटेशन फोर्स का कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ना, तो आप लिख सकते हो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड में, क्या है ना, एक फिक्स्ड और एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, अभी हमने इतनी सारी बात कर ली, अलग अलग चीजों की बात करी, वेरियस चीजों की, अलग अलग चीजों की हमने बात करी, लेकिन एक चीज अभी तक हमने बात नहीं किया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी। ये क्या है? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो बॉडीज के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। इट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी ड्यू टू देयर मासेस। मतलब ये क्या है, दो मासेस। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कब पॉसिबल है? हम कहते हैं कि ग्रेविटेशन तभी पॉसिबल है जब उस किसी ऑब्जेक्ट में मास हो। विदाउट मास ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आप लो जिसके पास मास नहीं है, कोई सा भी ऐसा ऑब्जेक्ट लो जिसके पास मास नहीं है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पॉसिबल ही नहीं है। और आपके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा जिसके पास मास ना हो। इधर जितनी भी है रिसोर्सेज सबके पास मास है, ठीक है, जितने भी कोई भी ले लो सबके पास मास है। इधर मास के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती क्यों, अप्लाई कब होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने डेफिनेशन देखी, इट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी ड्यू टू देयर मासेस, दैट इज द वर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और मास के बारे में हमने समझ लिया, मतलब दो बॉडी है, m1 है, m2 है, और ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडी है, d है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू बॉडी d है, ठीक है। अगर हमने इसमें फोर्स कितना लग रहा है हमें किसी ने पूछा तो F इक्वल टू के m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि मैंने क्यों लिखा, क्यों अभी लिखा था ना मैंने इधर Q1 Q2, वो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दिमाग में आ गया था, इसीलिए मैंने क्यों लिखने जा रहा था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में आ गया ग्रेविटेशन पढ़ा रहा। ठीक है, तो ये वाली बात थी हमारी। और आपने फोर्स का एक चीज पढ़ा होगा, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा होगा। और फिर इस वाले चैप्टर में आपको वेट इक्वल टू m इंटू जी भी पढ़ने को मिलेगा, वेट इक्वल टू m इंटू जी। देखो इधर जो स्मॉल g होता है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जो कि कितना प्रोड्यूस होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से होता है, ठीक है। और जो मास की बात करें तो मास तो आपके पास गिवन ही होगा, ठीक है। कोई बॉल है, कोई बॉल को ऊपर उछाल रहे हैं तो वो कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है। मान लो कि मास मैंने माना कि 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम मान लेते हैं, 20 क्या मान लो कि 2 किलोग्राम था, 2 kg था, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैंने 9.8 बताई। आप चाहो तो राउंड ऑफ करके इसे हम 10 लिख लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए। मेन बात यही होती है, अगर आपने ये एग्जामिनर को दिखाया 10 तो आप फंस जाओगे, 9.8 लिखोगे, ये एक्यूरेट वैल्यू होती है। राउंड ऑफ में क्या होता है, हम लोग इसे 10 मान लेते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0.2 का ही डिफरेंस है, ये राउंड ऑफ भी सिखा दूंगा, उसे हम 10 मान लेंगे। अगर मैंने मान लो कि 10 कर दिया कि 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसी आपके पास डिफरेंट चीजें देखने को आ जाएगी। तो ये वाली चीजें हुई, मैंने आपको इतना सारा कैलकुलस का लोग बताया, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें बताई क्योंकि ग्रेविटेशन मास की वजह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हमारे पास इतना ही था, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया और कल जो होगा वो भी बेसिक इंट्रोडक्शन पे ही बेस है, लेकिन थोड़ा सा बस हाई लेवल होगा। इसीलिए ये जो वीडियो है आप सब किसी के पास शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।